आइए दोस्तों, आज हम लोग एक बार फिर से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए। बीएससी थर्ड ईयर न्यूमेरिकल एनालिसिस की आपकी ये बुक चल रही है। पहला चैप्टर चल रहा है फाइनाइट डिफरेंसेस में। तो आज का ये जो लेक्चर है हम लोगों का, आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। हम लोगों ने SGP1 के थ्रू प्रॉब्लम्स की पहली सीट कंप्लीट की हुई है और सेकेंड सीट जो थी SGP2 वो मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड की हुई थी। आप लोगों ने उन प्रॉब्लम्स को ट्राई किया होगा। अब जो भी प्रॉब्लम आपको आ पाई या नहीं आ पाई, उन्हीं का सलूशन आज मैं यहाँ पर आपको देने जा रहा हूँ। तो उनका जब सलूशन आप देखोगे तो दो बातें हैं। एक तो जो प्रॉब्लम आपको नहीं आई उनको तो आप देखोगे ही कैसे कर रहे हैं, और जो आ भी गई हैं उनको भी जरा देखिएगा कि आपने उनको कैसे किया, कोई नई बात आपको सीखने को मिल रही है या नहीं। ठीक है ना। प्रॉब्लम को हम लोग, मेरा एक हमेशा मानना है कि हम लोग प्रॉब्लम को या मतलब एक प्रकार से कम समय में आप ज़्यादा काम करने का प्रयास करोगे तो वो फिर आप एक प्रकार से उतनी गहराई में नहीं जा पाओगे ना, उतना डीपली आप उन चीज़ों को नहीं सीख पाओगे। जब आप प्रॉब्लम को या अपने कोई भी टॉपिक को एक बार पढ़ते हो, ठीक है ना, तो मैं समझता हूँ कि आपको इस बात का जवाब मिलता है कि क्या हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है। अगर आपको इस बात का जवाब चाहिए तो जितना आप उसको सेकंड टाइम थर्ड टाइम करते हो, जितनी आप प्रैक्टिस करते हो, हर बार आपको अपने क्यों के जवाब मिलते जाएंगे। यानी कि हर बार आपको कुछ नई बातें वहाँ पर सीखने को जरूर मिलेंगी। जिन चीज़ों को हम लोग रिवाइज नहीं करेंगे वो चीज़ें हम लोग भूलते रहेंगे। इसलिए प्रॉपरली नोट्स जरूर तैयार करें, टाइम टू टाइम चीज़ों को रिवाइज करते रहें। और एक बात हमेशा समझ लीजिए, एक साधारण आदमी के हिसाब से अगर हम बात करें तो सभी चीज़ों को, दुनिया में जितना कुछ भी व्याप्त है, हम सब कुछ नहीं सीख सकते। तो इसलिए जो आपका टारगेट है, जो आपका फिलहाल अभी एम है, जो आपने गोल बना रखा है, केवल उसी दिशा की तरफ देखो और उससे संबंधित चीज़ों को ही पढ़ने का, जानने का प्रयास करो और उसी डायरेक्शन में बढ़ो। फिलहाल जैसे कि बीएससी थर्ड ईयर में आप लोग आ गए हैं, तो बीएससी थर्ड ईयर में हमारा जो कोर्स है, अपना आपको जो मेन फोकस रखना है वो इसकी तरफ रखना है। और बीएससी थर्ड ईयर के बाद आपको क्या करना है उस दिशा पर भी सोचना है। और जब आप टाइम टेबल बना करके चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि फिर आपके पास टाइम की कमी आपको नहीं रहेगी। जब आप टाइम टेबल नहीं बनाते हैं तो आपका बहुत सा टाइम बर्बाद हो जाता है, जिसको आप समझ भी नहीं पाते हो कि वो कहाँ से बर्बाद हो गया। आप आज सोने के पहले, जैसे आप टाइम टेबल कल के लिए बनाएंगे कि आपको कल सुबह कितने बजे उठना है। सपोज कीजिए आपको 6 बजे उठना है, तो 6 बजे से 9 बजे तक आप क्या करेंगे, 9 से 12 क्या करेंगे, 12 से 2 क्या करेंगे, 2 से 6 के बीच में क्या करेंगे, 6 से 8 क्या करेंगे, 8 से 10 क्या करेंगे। इस तरह जब आप टाइम टेबल बनाओगे तो आप महसूस करोगे कि आपको पढ़ने के लिए बहुत पर्याप्त समय मिल रहा है और फिर आप सारी चीज़ें जो आप चाहते हो वो एक प्रकार से कंप्लीट कर सकते हो। तो आइए, बातें बहुत हुई, अब हम लोग अपना SGP2 न्यूमेरिकल एनालिसिस में स्टार्ट करें। वीडियोस अभी थोड़े से कम अपलोड हो पा रहे हैं, ये बात सही है। शायद मेरा कुछ आलस हो जाता होगा, मुझे लगता है मेरी ही गलती है। इस समय भी रात का 11:50 है और आज भी शायद मुझे लग रहा था मैं आलस में आ रहा था और वीडियो नहीं बनाता, लेकिन अभी मैंने व्हाट्सएप थोड़ा सा खोला तो देखा उसमें शिवानी का मैसेज पड़ा हुआ है कि सर वीडियोस कम आ पा रहे हैं। तो मैं तुरंत आ गया और मुझे लगा कि नहीं, बात सही है, तो इसलिए मैं तुरंत यहाँ पर एक वीडियो भी आप लोगों के लिए बनाने आ गया हूँ और यह रात में अपलोड कर दिया जाएगा और मॉर्निंग में कल आप इसको देख पाओगे। ठीक है ना। और जल्दी से हम लोग मतलब आगे मैं थोड़ा सा प्रयास करूँगा और भी आपको जल्दी ज़्यादा मात्रा में वीडियोस अवेलेबल कर पाऊँ, ये मेरा प्रयास रहेगा। तो आइए दोस्तों, बीएससी थर्ड ईयर न्यूमेरिकल एनालिसिस मैंने ऊपर लगा रखा है। ये SGP2 5 क्वेश्चन आपको दिए गए थे। ठीक है ना। ये मैंने छोटी सी बनाई है 5 क्वेश्चंस की, क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस थे तो इसलिए जानबूझ करके मैंने 5 क्वेश्चंस रखे हैं। इनको बहुत ही ध्यान से आप लोग करेंगे। ये जो मैं वीडियोस आपको बना रहा हूँ है ना, ये आपको देता हूँ, आप इसको 2, 3, 4 बार देख सकते हो, बार बार इनको देखो, लेकिन अपनी फेयर कॉपी में भी आप इन क्वेश्चंस को जरूर कंप्लीट करते रहें। ठीक है ना। आइए, तो जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर रखा गया था, इवेल्युएट डेल्टा रेज टू द पावर n ऑफ 1/x, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। दैट मीन्स
1 अपॉन एक्स में हमें फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई करना है n टाइम्स। दोस्तों एक बात यहाँ पर इस क्वेश्चन में और आपको क्लियर करता चलूं, जब हम लोग यहाँ पर एक प्रकार से nth फॉरवर्ड डिफरेंस निकालूंगा 1/x का, तो करने के दो मेथड कई बार बच्चे समझते हैं। जैसे कि एक मेथड तो ये है, यहाँ पर ये फंक्शन है 1/x, आप डेल्टा को पहले एक बार अप्लाई करोगे, फिर डेल्टा को 2 टाइम्स अप्लाई करते हो, फिर डेल्टा को 3 टाइम्स अप्लाई करते हो, और फिर वहाँ पर आपको एक सिमेट्री मिलती है, और उस सिमेट्री को फॉलो करते हुए उसका nth फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होगा ये आप बता पाते हो। दोस्तों कुछ लोग यहाँ पर समझते हैं कि हम लोग यहाँ पर इसको पहले चलो इस मेथड से या तो आपको करके दिखाता हूँ, या एक प्रकार से कुछ लोग यहाँ पर समझते हैं कि हम लोग इसको मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं, जो आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है। मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू हम लोग कैसे करते थे क्वेश्चन को, वहाँ पर हम लोग एक प्रकार से पहले प्रूव करते थे जो रिजल्ट हमारा है कि वो n=1 के लिए ट्रू है, फिर प्रूव करते थे उसके सक्सेसर यानी कि बल्कि 2 के लिए नहीं करते हैं, फिर हम लोग एक सपोज कर लेते हैं कि n=k के लिए सही है, और फिर हम लोग वहाँ पर प्रूव कर देते हैं कि उसके सक्सेसर n=k+1 के लिए भी सही। तो ये सेकेंड मेथड आपका मैथमेटिकल इंडक्शन कहलाता है। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं, मैथमेटिकल इंडक्शन वाला प्रोसेस आप केवल तभी लगाया करोगे जब आपको रिजल्ट यहाँ पर दिया था, यानी कि आपको लिखा हो प्रूव कीजिए दिस इक्वल टू दिस। प्रूफ में भी 2 बातें कहूँगा। मैथमेटिकल इंडक्शन की अगर आप गहराई में जाओगे तो मैथमेटिकल इंडक्शन वास्तव में किसी फॉर्मूले की प्रूविंग नहीं है, बल्कि मैथमेटिकल इंडक्शन का मतलब ये है कि आपको फॉर्मूले का जो रिजल्ट दिया हुआ है आप केवल ये चेक करते हो मैथमेटिकल इंडक्शन में कि वो रिजल्ट सही है या नहीं सही। तो प्रूविंग में और इस बात को चेक करने में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ये बात आप बहुत गहराई से इस बात को समझिए। कई बार हम लोग क्वेश्चंस को करते तो रहते हैं, लेकिन हम लोग उसकी सही मीनिंग, उसकी आत्मा को नहीं समझ पाते, उसका मतलब क्या है। तो कहने का मतलब ये हो गया, कोई फार्मूला प्रूव करना एक अलग बात है, और एक प्रकार से ये चेक करना कि वो फार्मूले का जो रिजल्ट है वो सही है या नहीं सही है, ये एक अलग बात है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू हम लोग किसी फार्मूले को प्रूव नहीं करते हैं, बल्कि उसका जो रिजल्ट है हम केवल ये वेरीफाई करते हैं कि वो जो रिजल्ट है वो सही है या नहीं सही है फॉर द नेचुरल वैल्यूज, ठीक ना, यानी कि फॉर n=1 2 3 4 एंड सो। खैर, तो इस क्वेश्चन को हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन से नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमको रिजल्ट नहीं पता। अगर हमको रिजल्ट पता होता तो मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू भी उस रिजल्ट को सही दिखा सकते थे। तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो पहले 1/x में डेल्टा को अप्लाई करेंगे 1 टाइम, फिर 2 टाइम, फिर 3 टाइम्स भी कर सकते हैं, और फिर हम लोग एक सिमेट्री वहाँ पर खोजने का प्रयास करेंगे, और उसके थ्रू हम लोग यहाँ पर पता करेंगे इसका nth फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होगा। आइए दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को हम शुरू कर रहे हैं। हाँ, तो क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने डेल्टा को 1/x में 1 टाइम अप्लाई किया, यानी कि फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ 1/x। तो डेल्टा को जब fx पर अप्लाई करते हो तो आपको रिजल्ट मिलता है फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ x। दोस्तों उस रिजल्ट के हिसाब से बनेगा 1/x प्लस h माइनस 1/x। कहने का मतलब ये fx है, तो ये हो गया फंक्शन ऑफ x प्लस h। अगर आप चाहो तो स्टैंडर्ड केस में h की जगह पर 1 का यूज भी कर सकते हो। आइए एलसीएम लिया x प्लस h, तो ऊपर आ जाएगा आपके पास, जो लिख देता हूँ x माइनस में x प्लस h, तो ये बन गया आपके पास माइनस, या ऊपर लिख दूँ माइनस h अपॉन x इंटू एक्स प्लस h। तो ये वैल्यू आई है डेल्टा ऑफ 1/x की। चलिए इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा। इसका मतलब 1/x में आपने डेल्टा को एक बार अप्लाई कर दिया। आइए अब हम लोग डेल्टा को एक बार और अप्लाई करें, दैट मीन्स सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ 1/x। तो डेल्टा को एक बार अप्लाई करने पर हमको जो रिजल्ट मिला था, अब एक प्रकार से ये हमारे लिए fx का काम करेगा, और अब हम लोग डेल्टा को इस पर एक बार फिर से अप्लाई करने जा रहे हैं।
तो जब दोबारा अप्लाई करोगे तो माइनस एच कॉन्स्टेंट है, चलो इसको हमने बाहर कर लिया। तो फंक्शन के नाम पर हमारे पास है 1/x x प्लस एच। तो जब आप डेल्टा को इस पर अप्लाई करोगे तो डेल्टा की डेफिनेशन के हिसाब से क्या बनता है, फंक्शन ऑफ x प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ x। फंक्शन ऑफ x प्लस एच का मतलब जो भी फंक्शन आपको दिया गया है उसमें x की जगह पर x प्लस एच कर दो। समझिएगा इधर आप लोग हैं। हाँ, तो ये बनेगा 1/x प्लस एच x प्लस 2h, क्योंकि जब h ऐड किया तो ये 2h हो गया, माइनस fx का मतलब जो कुछ भी है वही आपने यहाँ पर लिख दिया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये लाइन आपको समझ में आई होगी, है ना। तो डेल्टा को जब 1/x पर एक बार अप्लाई किया था तो ये आया, सेकेंड टाइम अप्लाई किया माइनस एच कॉन्स्टेंट था बाहर ले आए, और ये फॉर्मूला वही फंक्शन ऑफ x प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ x। आइए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। हाँ, तो इधर चला है आपके पास डेल्टा स्क्वायर 1/x, इधर माइनस एच, तो ठीक है। यहाँ पर आप लोग एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम मिल रहा है मेरे ख्याल से x प्लस एच x प्लस 2h। तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस, यहाँ पर बनेगा x प्लस 2h, ठीक है। अब ये है माइनस h, अब ब्रैकेट के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको मिल रहा है माइनस 2h, और अपॉन में आएंगे x प्लस h x प्लस 2h। हाँ, अब एक काम करेगा, जब भी आप लोग सिमेट्री खोजने जा रहे होते हैं तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट टाइम माइनस साइन आया था, सेकेंड टाइम फिर माइनस साइन आया, अब ये माइनस माइनस आप प्लस मत कीजिए, क्योंकि हम लोग जब nth फॉरवर्ड डिफरेंस यहाँ पर पता करने का प्रयास करेंगे तो फिर वहाँ पर ये नहीं क्लियर हो पाएगा कि वो प्लस है या माइनस है। कहने का मतलब जो चीज़ जैसी आ रही है बस वैसे ही लिखने का प्रयास करो, यानी कि एक माइनस ये है, एक माइनस ये है, तो इसको लिखेंगे -1 की पावर 2। अब यहाँ पर 1h है, ये 2h है, ठीक है ना। तो यह काम और कर सकते थे, क्योंकि अभी एक बार हम एक रिजल्ट और लिख देते हैं, उसके बाद ये काम करेंगे, ठीक है ना। चलिए इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया, और इधर हमारे पास डेल्टा स्क्वायर ऑफ 1/x। अब आप लोग कह सकते हो सिमिलरली, चाहो तो करके भी दिखा दो अगर आपके पास समय है, आपको दूसरे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो आप जो क्वेश्चन आते हैं उन्हीं में पूरी ताकत झोंक सकते हैं। तो दोस्तों, लेकिन अगर आपको और भी दूसरे क्वेश्चन आ रहे हैं तो फिर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा समय बर्बाद नहीं करेंगे, और डेल्टा क्यूब का मतलब एक प्रकार से हो गया। अब हम यहाँ पर सिमिलरली कर रहे हैं ना, तो पहली बार जब किया था तो -h आया था, सेकेंड टाइम में आपके पास आया -2h, और थर्ड टाइम में यहाँ पर हो जाएगा सिमिलरली में -3h, और अपॉन में आ जाओ, अपॉन में x प्लस h x प्लस 2h, और एक टर्म और बढ़ेगा x प्लस 3h, है ना, बिल्कुल क्रम से बढ़ता जाता है। तो ये हो गई हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों, डेल्टा को आप लोगों ने 3 टाइम्स अप्लाई कर लिया है। अब आप लोग कह सकते हो सिमिलरली ऑन रिपीटिंग दिस प्रोसेस, या तो लिखा करो टोटल n टाइम्स, या ऐसे कह सकते हो 3 बार हो चुका है, n टाइम्स चाहिए हमको, तो कितनी बार और करना पड़ेगा, n-3 टाइम्स मोर। तो आप कह सकते हो ऑन रिपीटिंग दिस प्रोसेस n-3 टाइम्स मोर, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है ये पढ़ेंगे आप लोग इसको, ऑन रिपीटिंग दिस प्रोसेस n-3 टाइम्स मोर। तो हम लोगों ने इस प्रोसेस को n-3 टाइम्स और अप्लाई कर दिया। तो दोस्तों ये हो जाएगा nth फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ 1/x। देखिएगा, और सिमेट्री का मतलब 2 टाइम्स अप्लाई किया तो ऐसा हुआ, 3 टाइम्स अप्लाई किया तो ऐसा हुआ, है ना। जब आप इसको n टाइम्स अप्लाई करोगे तो ये बनेगा -h -2h -3h। जब यहाँ पर 3 था तो आप 3h तक जा रहे थे, जब n हो गया है तो कहाँ तक जाएंगे दोस्तों, -nh तक, है ना। और अपॉन में इसी तरह सोचिए आप लोग जरा, x प्लस h
x प्लस 2h, कौन बताएगा कहाँ तक जाएंगे? जब आप लोगों ने थर्ड टाइम अप्लाई किया था तो 3h तक गए थे, n में हो जाएगा x प्लस NH। ठीक है ना? बस यही हमारा आंसर आ चुका है। लेकिन आइए थोड़ा सा इसको हम लोग ठीक से करके लिखते हैं। हाँ, तो यहां से यहां तक अगर आप काउंट करोगे तो ये सब मिला के कितने ब्रैकेट्स आपको दिख रहे हैं? n ब्रैकेट्स। हर एक से माइनस साइन बाहर लोगे, माइनस 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 कितनी बार जाएगा? n टाइम्स। तो -1 n टाइम्स करेंगे तो इसको लिख सकते हो -1 रेज़ टू द पावर n। दोस्तों 1 2 3 4 कहाँ तक जा रहा है? n तक। तो 1 × 2 × 3 × 4 है ना, n तक। ये बन जाएगा फैक्टोरियल n। फिर h × h कितनी बार? n बार। तो ये बन जाएगा h रेज़ टू द पावर n। और अपॉन में इसे लिख दो x प्लस h, x प्लस 2h। हालांकि हम इसको फैक्टोरियल नोटेशन की तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अभी ऐसे ही रहने दो, इतना भी सही है। तो दोस्तों ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। तो ये हम लोगों ने 1/x में डेल्टा को अप्लाई किया n टाइम्स। अब यहीं पर आप लोग लिख सकते हो फॉर स्टैंडर्ड वैल्यू h = 1। तो आप h की जगह पर 1 कर दोगे तो भी आपका जो रिजल्ट है वो भी सही। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्लियर हुआ होगा। आइए अब हम लोग करेंगे अपनी SGP 2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी एक काफी अच्छा क्वेश्चन है। डेल्टा स्क्वायर ऑफ, अब यहाँ पर है 5x प्लस 12 और अपॉन में है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। दोस्तों हाँ, तो सोचो अगर आप लोगों ने इसको घर में ट्राई किया हो, कैसे आप लोगों ने किया? अगर हम बिल्कुल सिंपल तरीके से करने लगेंगे तो इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना? डेल्टा को 2 टाइम्स अप्लाई करना। मान लो डेल्टा को पहले एक बार अप्लाई करें, कैसे? फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ x। फंक्शन ऑफ x प्लस h का मतलब जहाँ जहाँ पर भी x है उनकी जगहों पर आप x प्लस h कर दोगे। ये x प्लस 1 कर सकते हो। चलो, तो पहले डेल्टा को एक बार अप्लाई करो, फिर डेल्टा को एक बार और अप्लाई करो। आप चाहें तो घर में करके देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा समय इसमें लगने वाला है। और फिर कई बार क्या होता है, अगर हम गलत डायरेक्शन पकड़ते हैं तो लेंदी तो क्वेश्चन हो ही जाता है और बाद में उसको समेटना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। कहने का मतलब उसका जो एक सही तरीका है आंसर को लिखने का, देखने का ना, उस फॉर्म में उसको ला पाना भी बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो कई क्वेश्चन, मतलब ये तो नहीं कहना चाहिए कि उसको याद रखना पड़ता है, लेकिन फिर भी आप कुछ कह सकते हो कि बहुत सारे क्वेश्चन में कुछ की पॉइंट्स होते हैं। तो हर क्वेश्चन में अपने की पॉइंट को समझने का प्रयास किया करो। की पॉइंट का मतलब जैसे किसी क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन, अगर वो फर्स्ट लाइन आप लोगों ने उसी तरीके से स्टार्ट नहीं की तो वो क्वेश्चन आपका बहुत ही लेंदी या गलत डायरेक्शन में चला जाएगा। तो कई डेरिवेशंस हैं, कई एक प्रकार से प्रॉब्लम्स हैं, उनमें अपने की पॉइंट को आप लोग पहचानो और उन की पॉइंट को थोड़ा सा आप अलग से, कोई ग्रीन कलर का पेन, रेड कलर का पेन, कुछ थोड़ा सा लिख भी सकते हो कि एरो लगा दिया कि भाई इस लाइन को हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये हमारा की पॉइंट है। आइए इस क्वेश्चन को मैं आपको करके दिखाने जा रहा हूँ। डेल्टा स्क्वायर का मतलब हमें फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई करना है 2 टाइम्स। अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी ट्रिक लगाने जा रहा हूँ। देखिएगा, मैंने आप लोगों को एक दिन फैक्टोरियल फंक्शन में बताया था कि इस बुक में, इस चैप्टर में डेल्टा को फैक्टोरियल नोटेशन पर अप्लाई करना बहुत ही आसान होता है और वो ऐसे व्यवहार करता है लाइक एज डिफरेंशिएशन। जैसे कि अगर मैं कहूँ डेल्टा को अप्लाई करना है x फैक्टोरियल n पर, तो हमको देता है n इंटू एक्स फैक्टोरियल n माइनस 1। फैक्टोरियल फंक्शन हम लोगों ने अपने एक वीडियो में कवर किया हुआ है। सारे वीडियोस आपके पास यूट्यूब चैनल में अवेलेबल हैं, उन्हें भी आप लोग बार बार देखो। हाँ, तो आइए अब यहाँ पर जरा तरीका देखिएगा इस क्वेश्चन को करने का। 5x प्लस 12 अपॉन, चलिए इसके फैक्टर कर लो,
तो इसके फैक्टर बन रहे हैं x+2 इंटू x+3। अब इस क्वेश्चन का की पॉइंट जरा देखिएगा, उसी को हम लोग ट्रिक भी कह देते हैं ना। तो अपॉन में यहाँ पर क्या है, अपॉन में यहाँ पर है x+2 इंटू x+3। अब ऊपर देखिएगा 5x+12 को मैं कैसे सेट करने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा x+2 और थोड़ा सा गैप दे करके यहाँ पर लिखा x+3। टोटल हमारे पास ऊपर कितने x हैं, 5x हैं, ठीक ना। तो 5x हमको यहाँ पर बनाने हैं। जैसे हम 2x यहाँ से कर लें तो 3x यहाँ से, या फिर 3x यहाँ से कर लें तो 2x यहाँ से। चलो मैंने यहाँ पर किया 3 तो हो गया 3x, और यहाँ पर किया 2 तो हो गया 2x। तो 3x और 2x मिलकर के 5x तो हो जाएंगे। अब ये देखो कि कांस्टेंट टर्म भी बैलेंस हो पाए या नहीं। तो यहाँ पर कितना होगा, 3 इंटू 2 6 ही होगा, 6 ही होगा यानी कि 12। तो ये भी बैलेंस हो गया। हाँ, अब बच्चे कहेंगे कि अगर हम लोग सर यहाँ पर 2 कर देते, यहाँ पर 3 कर देते तो x तो बैलेंस हो जाता, कांस्टेंट टर्म बैलेंस ना होता। कोई बात नहीं, फिर कांस्टेंट टर्म जितना भी आपका बचता प्लस में या माइनस में, उसको हम लोग यहाँ पर अलग से कर लेते। मान लो हम लोगों ने यहाँ पर 2 किया होता, यहाँ पर 3 किया होता, तो ये बनता 4 और 9, यानी कि ये हो गया होता 13। एक ज़्यादा हो जाता है ना, और एक ज़्यादा हो जाने का मतलब फिर यहाँ पर आप करते माइनस का 1, फिर इसे डिवाइड करना होता है, इसको अलग, इसको अलग, उसको अलग, ठीक है ना। और तब भी हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा लेकिन हो जाएगा। तो कुछ बच्चे जो थोड़े से जुझारू प्रकार के होते हैं, है ना, इस नेचर के हैं, उनसे मैं एक बार कहूँगा कि आप उस तरीके से भी करके देखिएगा। थोड़ा सा समय आपका जरूर लगेगा, मैं बर्बाद होना नहीं कहूँगा ना, समय लगेगा। क्योंकि जब भी मैथमेटिक्स में हम लोग जितना भी समय वहाँ पर खर्च करते हैं तो वो समय जरा भी बर्बाद नहीं होता है, आपका आंसर चाहे निकले या ना निकले। मैथमेटिक्स में आप जितना टाइम दोगे वो टाइम आपका काउंट होगा, चाहे एक भी सवाल का आंसर वहाँ पर ना निकले। आप ये तय मानिए, अगर आपको मैथमेटिक्स सीखनी है तो आपको टाइम घंटों के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा कि हमको आज 3 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे पढ़ना है। उसमें आपके कितने क्वेश्चन के आंसर आए या कितने के नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, धीरे धीरे आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग हो जाएगी, ये तय है। हाँ, तो आइए फिलहाल यहाँ पर मैंने ऐसे किया, ठीक है ना। तो ऊपर का पूरा न्यूमरेटर जो था वो यहाँ पर बैलेंस हो गया है। अब आपने इसे डिवाइड किया, इसको भी और इसको भी सेपरेटली। आइए हम लोग ऐसा करें। जब आप इससे इसको डिवाइड करोगे तो ये आ गया 3/x+3। आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2/, यहाँ पर आया x+2, ठीक है। आइए नेक्स्ट लाइन। अब नेक्स्ट लाइन जो मैं लिखूंगा इसको ना देखिएगा, कुछ बच्चे होता है एकदम से उनको दिक्कत आए, तो उसके लिए वही फैक्टोरियल फंक्शन वाला जो पार्ट मैंने आपको वीडियो में बताया है उसको एक बार थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। देना मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर भी दूंगा। ये 3 तो ठीक है, ये जो 1/x+3 है इसको हम लोग लिख सकते हैं x+2 में फैक्टोरियल -1। दोस्तों ये जो 1/x+2 है इसको लिख सकते हैं x+1 में फैक्टोरियल -1। बताइए ये बात आपको क्लियर हो पाई या नहीं हो पाई? चलिए थोड़ा सा मैं समझा भी दूँ। अगर मैं कहूँ x⁻², याद करो x⁻² में हम लोग क्या लिखते थे, अगर यहाँ पर 2 है तो 2 टर्म यहाँ पर आते हैं, x+h, x+2h, है ना, ऐसे आप वीडियो में देखिएगा। और अगर मैं यहाँ पर 3 कर देता तो एक टर्म और बढ़ जाता, और अगर 1 कर दूंगा तो केवल 1 ही टर्म आएगा, ये ऐसे। और अगर यहाँ पर h की जगह पर 1 कर दें तो ये हो जाएगा 1/x+1 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर x था, अगर मैं यहाँ पर कर दूँ, इस तरह से कर दूँ x+5 फैक्टोरियल -2, बताइए इसकी वैल्यू क्या बनेगी। तो यहाँ पर जो कुछ भी लिखा होता है हम लोग उससे एक आगे वाले टर्म से स्टार्ट करते हैं। ऐसा मैंने आपको पढ़ने का एक तरीका बताया था, वैसे वास्तविकता तो इसकी दूसरी है, थोड़ा दूसरी तरह से चलते हैं लोग, है ना, लेकिन ये मैंने आपको उल्टी तरफ से लिखते हुए ये इसको एक पढ़ने का, समझने का एक अंदाज बताया था। दोस्तों अगर यहाँ पर x+5 में फैक्टोरियल -2 है तो यहाँ पर 2 है तो इसका मतलब 2 टर्म आएंगे ना। कौन कौन से आएंगे? एक टर्म आगे से शुरू होता है x+6, x+7। अब उस तरीके से जब आप इसको देखोगे तो आपको बात क्लियर हो जाएगी।
अब x प्लस 2 में फैक्टोरियल -1 है, तो ये होगा 1 अपॉन, केवल 1 टर्म आएगा। कौन सा आएगा? इसका जस्ट आगे वाला टर्म, यानी कि 1 अपॉन x प्लस 3। इसी प्रकार से इसका मतलब होगा 1 अपॉन x प्लस 2। तो उसी को रिवर्स ऑर्डर में हमने एक प्रकार से जो लिखा हुआ था उसको फैक्टोरियल फंक्शन के टर्म में लिख दिया। फैक्टोरियल फंक्शन के टर्म में लिखने का एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज ये है कि अब यहाँ पर डेल्टा को अप्लाई करना बिल्कुल इजी हो जाएगा। फैक्टोरियल फंक्शन में डेल्टा को अप्लाई करने का मतलब लाइक एज डिफरेंशिएशन। आइए बच्चों, एक डेल्टा को रोक लो और एक डेल्टा को इस पर अप्लाई कर दो। आइए यहाँ पर अप्लाई करूँ तो ये बनेगा -1 और ये हो जाएगा x प्लस 2 फैक्टोरियल -2। यहाँ पर आइएगा -1 और ये हो गया x प्लस 1 फैक्टोरियल -2। देखिएगा, चलिए डेल्टा को एक बार और अप्लाई कर दो। 3 तो ठीक है, -1 ठीक है, इसमें डेल्टा अप्लाई करने का मतलब -2 और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 2 फैक्टोरियल -3। यहाँ पर 2 तो ठीक है, -1 ठीक है, अब ये हो जाएगा -2 x प्लस 1 फैक्टोरियल -3। चेक करें, हाँ तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। 3 × 2 6। अब इसकी वैल्यू मैं लिखने जा रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पर क्या है x प्लस 2, तो स्टार्ट करोगे कहाँ से? इसके एक आगे वाले टर्म से। ऊपर क्या लिखा है? माइनस में 3 का मतलब ये हो गया 3 टर्म आने हैं। स्टार्टिंग कहाँ से होगी? x प्लस 2 के एक आगे से, यानी कि ये बनेगा x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5। उम्मीद है आपको क्लियर हो रहा होगा। ये माइनस माइनस प्लस और यहाँ पर 2 2 4, ठीक है ना? तो x प्लस 1 और ये फैक्टोरियल में -3, ठीक है ना? तो ये बनेगा करके आप लोगों के पास x प्लस 2, x प्लस 3 और ये हो जाएगा x प्लस 4। तो दोस्तों ये x प्लस 1 फैक्टोरियल -3 की वैल्यू मैंने आप लोगों को बताई। अब चाहो तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, या फिर अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन और करना चाहें तो थोड़ा सा हम लोग और बढ़ा सकते हैं। बताइए एलसीएम क्या जा रहा है? एलसीएम मिलेगा x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5। हाँ तो यहाँ पर आया 6, साथ में हो गया x प्लस 2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4 और ये मिलेगा करके आप लोगों को x प्लस 3, नहीं सॉरी, यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आप लोगों के लिए x प्लस 5। इतना ही आ गया। हाँ तो कितना बना बताइए जरा? तो सब मिलाकर के आंसर हो गया 6x और 4x यानी कि 10x प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा 12 ये हो गया और 5 चौकन्ने 20, यानी कि ये हो गया आप लोगों के लिए 32। और अपॉन में आपके पास है x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5। तो दोस्तों ये रहा आपका आंसर। डेल्टा स्क्वायर ऑफ क्या फंक्शन था यहाँ पर, जो कुछ भी था उसको लिख लीजिएगा। और ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात क्लियर हो गई हो, ठीक है ना? तो एक अच्छा सवाल था और उसमें जो की पॉइंट था उसको आप लोगों ने समझा होगा और अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे। तो दोस्तों SGP2 5 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको करने के लिए मैंने दिए हुए थे। 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं, अब 3 क्वेश्चन हमारे और बचे हैं, लेकिन ये 2 क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा बड़े थे, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा समय लगा। आगे के जो 3 क्वेश्चंस हैं उनमें हमको थोड़ा कम समय लगेगा। तो आइए ज़रा क्वेश्चन नंबर 3। मैं समझता हूँ कि लगभग इस वीडियो में 15 से 20 मिनट और लगेंगे हमारा ये वाला लेक्चर आज का कंप्लीट होने। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने रख रहा हूँ। डेल्टा R ऑफ y k इज इक्वल टू डेल
रेज टू द पावर आर ऑफ वाई के प्लस आर, ये हम लोगों को प्रूव करना है। तो आइए, इधर डेल्टा इधर डेल, इधर आपके पास फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और यहां पर आपके पास है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। आइए इस रिजल्ट को प्रूव करें। अब यहाँ पर थोड़ा सा की पॉइंट यही है, आप इसको स्टार्ट करो राइट हैंड साइड से, ठीक है ना। राइट हैंड साइड से ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी पड़ेगा। आइए, अगर आप राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हो तो आपने उठाया डेल रेज टू द पावर आर वाई के प्लस आर। एफ एक्स कहो या वाई कहो एक ही बात है ना, और के प्लस आर ये एक प्रकार से वही आर्ग्यूमेंट कहलाता है ना। जैसे फंक्शन ऑफ 5 लिखा है ना, या वाई 5, इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 5। आइए अब रिलेशन, मैंने आपको ऑपरेटर्स में रिलेशन बताए। ई इक्वल टू क्या बताया था, ई इक्वल टू होता है 1 प्लस डेल्टा, और ई इनवर्स की वैल्यू बताई थी आपको 1 माइनस डेल। यहाँ पर इसकी जरूरत पड़ने वाली, बताइए डेल की वैल्यू क्या हो जाएगी। डेल की जगह पर बनेगा अगर कि आपके पास 1 माइनस ई इनवर्स, है ना, ऐसे, और पावर में क्या है आर, और यहाँ पर लिखा हुआ है वाई के प्लस आर। इतना सब देख लें, ये तो आपका क्वेश्चन ही है, ठीक है ना, इससे तो कोई मतलब नहीं। आपने स्टार्ट कहाँ से किया, राइट हैंड साइड से आपने इसको उठाया, बस हम लोगों ने डेल की वैल्यू पुट की है, बस 1 माइनस ई इनवर्स। कहाँ से, ये रिलेशन है, ये रिलेशन मैंने आपको बताए थे, द रिलेशन बिटवीन द ऑपरेटर्स। आइए प्यारे बच्चों, 1 माइनस, अब इनवर्स को लिख दिया आप लोगों ने 1 अपॉन ई और आर, और यहाँ पर है वाई के प्लस आर। ई को आपने एलसीएम लिया, क्या बनेगा भाई, तो ये हो गया ई माइनस 1 अपॉन ई, पावर में क्या चल रहा है आर, और यहाँ पर है वाई के प्लस आर। ठीक है, नोट कर लीजिए यहाँ तक। आज में मांग की गई थी कि सुशील के भी दर्शन करवाए जाएं। दोस्तों जल्दी ही आप लोगों की वो मांग भी पूरी की जाएगी। दरअसल ये वीडियो ज़्यादातर मैं रात में बनाने का टाइम निकालता हूँ, और सुशील यहाँ पर मेरे पास दिन में थोड़ी देर के लिए आते हैं, लगभग 10 से 11 के बीच में। तो उसी समय किसी दिन वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा जल्दी ही, तब उनके साथ मैं उनको भी यहाँ पर साथ में रखूँगा, तो उनके दर्शनों का लाभ हम सभी लोगों को मिल पाएगा। आइए दोस्तों, तो ये बनेगा हमारे पास e माइनस 1, और पावर में कितना है r, और ये e को आप लोग ऊपर ले गए तो इसको अलग से लिख दोगे e की पावर में माइनस r, और यहाँ पर है y के प्लस r। ठीक है, e माइनस 1, चलो इसी लाइन में लिख रहा हूँ, e माइनस 1 को लिख सकते हो डेल्टा, मैंने दिखाया था e इक्वल टू होता है 1 प्लस डेल्टा, तो डेल्टा का मतलब e माइनस 1, तो e माइनस 1 की जगह पर डेल्टा, पावर में क्या है r। अच्छा, इस चीज को आप अलग से देख लो, चलो e की पावर माइनस r, इसको यहाँ पर अप्लाई करो, इसे हम इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर भी कह देते हैं। इसको ऐसे कह सकते हो, e की पावर माइनस 1 की पावर, यानी कि इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर को अप्लाई कर रहे हो r टाइम्स, इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर को अप्लाई कर रहे हैं r टाइम्स। जब आप शिफ्ट ऑपरेटर को अप्लाई करते हो तो फंक्शन आगे की तरफ शिफ्ट होता है, और जब आप इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर को अप्लाई करते हो तो फंक्शन पीछे की तरफ शिफ्ट होता है। तो ये पीछे की तरफ शिफ्ट होगा कितना, r पॉइंट। तो आप इसको जब अप्लाई कर दोगे इस फंक्शन पर, तो ये r पॉइंट पीछे शिफ्ट हो जाएगा। r पॉइंट पीछे शिफ्ट होने का मतलब ऐसे, तो r से r यहाँ पर क्या हो गया, कैंसिल, तो डेल्टा की पावर r ऑफ y के। दोस्तों ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड आ गया, ठीक है ना। तो आप लोगों ने राइट हैंड साइड से स्टार्ट किया था, और लेफ्ट हैंड साइड पर आकर के हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। आइए अब यहाँ पर बारी है क्वेश्चन नंबर 4 की। तो नोट कर लिया आप लोगों ने। आइए क्वेश्चन नंबर 4,
ऑब्टेन द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग टेबल। दो मिसिंग टर्म है यहाँ पर, ठीक है ना। एक्टिव वैल्यूज दी हुई हैं 1 2 3 से लेकर के 8 तक, और एफ एक्स की वैल्यूज 1 8 3 पर ये टर्म मिसिंग है, फिर 5 पर ये टर्म मिसिंग है, ठीक है ना। व्हाट्सएप ग्रुप में आप सभी लोग ऐड हुए हो जो लोग पढ़ रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। और क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट उसका आंसर आपको बताने जा रहा हूँ, या मानो तो लिख भी दे भाई। चलिए लिख देता हूँ एक्स और एफ एक्स। दोस्तों एक्स की वैल्यू तो आपको दी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8। एफ एक्स की वैल्यूज है 1 8। अब 3 पर फंक्शन की वैल्यू मिसिंग है, चलो इसको ए लेट कर लिया। फिर 64 5 पर मिसिंग है, चलिए इसको बी लेट कर लिया। और फिर है 216, फिर यहाँ पर है 343 और यहाँ पर है 512। इस क्वेश्चन को अगर आप रीजनिंग के हिसाब से देखोगे, एसएससी वाला जो एग्जाम होता है ना, अगर आप रीजनिंग के हिसाब से देखोगे तो आप महसूस करोगे एफ एक्स का मतलब यहाँ पर वास्तव में क्या है, कोई बताना चाहेगा? एक्स क्यूब है, सभी के क्यूब ही तो लिखे हुए हैं। और अगर आप क्यूब के हिसाब से सोचोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 3 पर एक्स क्यूब की वैल्यू 27 आ जाएगी, और 5 पर यहाँ पर आ जाएगी 125, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर वास्तव में रीजनिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको यहाँ पर अप्लाई नहीं करना। न्यूमेरिकल एनालिसिस में मिसिंग टर्म कैसे निकालते हैं, तो फर्स्ट चैप्टर में जो मैंने आपको बताया है, तो वो टॉपिक तो अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे ही। आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 2 3, वहाँ पर हम लोग और भी तरीकों से मिसिंग टर्म निकालना सीखेंगे, ठीक है ना। फिलहाल यहाँ पर हमको कैसे निकालना है, आइए यहाँ पर जो तरीका मैंने आपको बताया था, आइए आपको फिर से एक बार याद दिलाऊं। मिसिंग टर्म को काउंट मत करो, अब बताइएगा 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 पॉइंट पर हमको फंक्शन की वैल्यूज दी गई है। अगर हमको 6 पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यूज दी गई हैं तो बताएंगे आप लोग, हम फंक्शन को यहाँ पर कितने डिग्री की पॉलिनोमियल मानेंगे? तो हम फंक्शन को मानेंगे यहाँ पर 6 से एक कम, यानी कि 5 डिग्री की पॉलिनोमियल। अगर हमको 6 पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यूज दी गई है तो हम यहाँ पर फंक्शन को लेंगे 5 डिग्री की पॉलिनोमियल। अगर आप इसके और डीप में जाओगे, ठीक है ना, गहराई से सोचोगे कि 5 डिग्री की पॉलिनोमियल मानने के पीछे क्या मतलब है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है। दोस्तों इस पूरी बुक का मतलब, इस पूरी बुक का नाम तो मुझे लगता है रखा जा सकता है अप्रॉक्सीमेशन। कहने का मतलब हम लोग यहाँ पर ये जो मिसिंग टर्म है, पूरी बुक में देखा जाए तो मिसिंग टर्म का ही एक प्रकार से किया, इसी को आगे, जिसको हम लोग अभी मिसिंग टर्म कह रहे हैं, इसी को आगे चल करके हम लोग इंटरपोलेशन वगैरह एक नाम देंगे ना। इंटरपोलेट करने का मतलब यही है कि आप लोगों को कुछ पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू दी जाती है और किसी अन्य पॉइंट पर हमसे फंक्शन की वैल्यू पूछी जाती है। अगर हम समझें तो पूरी बुक का लगभग कॉन्सेप्ट यही है, और इस बात को हम लोग बोलते हैं एक प्रकार से इंटरपोलेट करना, इंटरपोलेशन। तो दोस्तों अलग अलग चैप्टर में आप लोग अलग अलग तरीके से कॉन्सेप्ट पढ़ोगे। तो यहाँ पर 5 डिग्री की पॉलिनोमियल लेने के पीछे जो मकसद है वो है इसकी एक्यूरेसी। जितने ज़्यादा डिग्री की पॉलिनोमियल पॉसिबल होगी उतनी ही ज़्यादा आंसर में एक्यूरेसी आएगी। अब कोई बच्चा कह सकता है तो सर हम इससे भी और ज़्यादा डिग्री की पॉलिनोमियल सोच लें, सोच लोगे तो अच्छी बात है, लेकिन दूसरी दिक्कत वहाँ पर आ जाएगी कि उससे ज़्यादा अगर आप सोचोगे तो फिर ये प्रॉब्लम हमारी हो ही नहीं पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? तो उसके लिए जवाब यही है कि जब आप करोगे उस क्वेश्चन को भी आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि अगर आप 5 डिग्री से ज़्यादा डिग्री की पॉलिनोमियल मान करके चलोगे तो फिर ये प्रॉब्लम यहाँ पर हो पाना पॉसिबल नहीं। तो एक्यूरेसी के लिए, आंसर को ज़्यादा शुद्ध प्राप्त करने के लिए मैक्सिमम जितने डिग्री की पॉलिनोमियल पॉसिबल है हम उतने डिग्री की पॉलिनोमियल लेने का प्रयास करते हैं। तो आइए यहाँ पर हमको इस किताब में इस चैप्टर के हिसाब से अगर 6 पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यूज पता है तो यहाँ पर लिखना चाहिए। क्या कहोगे? सिंस the value of the function is given at the 6 points, so we take the polynomial of the degree 5. So we assume the function as a polynomial of the degree 5. तो कहने का मतलब यहाँ पर हमको 6 पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यूज दी गई है, इसलिए हम लोग यहाँ पर फंक्शन को एज्यूम करते हैं
अ पॉलिनोमियल ऑफ द डिग्री 5। ठीक है ना। तो आइए 5 डिग्री की पॉलिनोमियल हम लोग यहाँ पर एज्यूम करेंगे। तो आप लोग लिख लोगे या मैं लिख दूँ? क्या मन है आप लोगों का? मैं लिख दूँ? चलिए मैं लिख रहा हूँ, एक बार लिख भी दे रहा हूँ। बाकी तो मैं बोलता हूँ, आप लोग धीरे से उसको नोट कर सकते हो, लिख सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, सिंस द वैल्यू ऑफ द फंक्शन is given at 6 points, so we assume the function as a polynomial of the डिग्री 5। हमेशा कम डिग्री की पॉलिनोमियल लोगे, ठीक है ना। ये मैक्सिमम एक्यूरेसी के लिए है। अगर आप इससे कम डिग्री की पॉलिनोमियल एज्यूम करोगे तो एक्यूरेसी कम हो जाएगी। अगर आप इससे ज़्यादा डिग्री की पॉलिनोमियल एज्यूम करोगे आपका आंसर ही मतलब आपका क्वेश्चन हो ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। अब आप इसको करिएगा, जब क्वेश्चन करिएगा तो कुछ बातों के जवाब मुझे लगता है कि जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना, तो बहुत सारी बातों के जवाब आपको खुद मिलेंगे आपकी आत्मा से, है ना। आपके अंदर से वो जवाब निकल करके आएंगे जितने आप प्रैक्टिस करते रहोगे। फिर मेरे शब्दों का मतलब आपको कई बार क्लियर होगा। अगर आप ऊपरी मन से पढ़ते रहोगे तो मेरे बहुत सारे बातों का मतलब आपको हो सकता है क्लियर ना हो पाए, ठीक ना। क्वेश्चन सिंपली लगाते रहोगे, क्वेश्चन तो करने लगोगे, लेकिन बहुत सारी बातों का एक गहराई से अगर आपको जवाब चाहिए है तो आप 2-3-4 बार इस वीडियो को देखो, ध्यान से उसको समझने का प्रयास करो। और हमेशा मैं एक बात कहता हूँ, एकांत में शांत मन से पढ़ने का प्रयास करो, ठीक है ना। यानी कि आपके जो पढ़ने वाली जगह हो वो एकांत में हो और आपका मन भी उसमें बिल्कुल शांत होना चाहिए। शांत मन से आप पढ़ाई करेंगे, ठीक ना, तभी सही कंसंट्रेशन बन पाता है। और सारा खेल कंसंट्रेशन का ही है। अब आइए आगे, अगर हमारा ये फंक्शन 5 डिग्री की पॉलिनोमियल है, अगर हमारा ये फंक्शन 5 डिग्री की पॉलिनोमियल है तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द डिफरेंस कैलकुलस हमसे क्या कहती है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द डिफरेंस कैलकुलस हमसे कहती है कि अगर कोई पॉलिनोमियल 5 डिग्री की है तो उसका 5th फॉरवर्ड डिफरेंस कांस्टेंट होगा और 6th फॉरवर्ड डिफरेंस 0 होगा। क्या कहोगे? सो अकॉर्डिंग टू fundamental theorem of difference calculus, its 6th forward difference will be 0। अब ये मिसिंग टर्म वाला जो कॉन्सेप्ट है, इस पर बेस्ड मैंने क्वेश्चन आपको पीछे बताए हैं। वहाँ पर मैंने इसको बताया था फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बना करके। आप यहाँ पर भी बाकायदा इसको फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बना करके ही कर सकते हो, या बिना फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल के भी किया जा सकता है। कैसे? आपको दिखाता हूँ। तो अभी आपने यहाँ पर जो लिखा, आपने यहाँ पर क्या कहा, इसका जो 6th फॉरवर्ड डिफरेंस होगा वो क्या होगा? 0। आइए आज हम बिना टेबल के इस क्वेश्चन को करके दिखा रहे हैं। आप दोनों मेथड से कर सकते हो, याद रखिएगा, टेबल से भी और ऐसे भी जैसे मैं कर रहा हूँ। हाँ, तो आपने क्या कहा? हेंस। अब आपने जो कहा था वही मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। 6th फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ fx इज 0, यानी कि इस फंक्शन का जो 6th फॉरवर्ड डिफरेंस होगा वो यहाँ पर 0 होगा। ये किसने बताया? ये आपको बताया है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द डिफरेंस कैलकुलस। दोस्तों, E = 1 + डेल्टा, तो डेल्टा का मतलब हो जाता है E - 1, पावर में 6 है, fx = 0 है। बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर दो, है ना। x + a n के हिसाब से क्या बनेगा? सबसे पहला टर्म आएगा e⁻⁶
अब कर लीजिएगा बार बार, है ना, ये चीज़ आप लोगों को करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप लोग BSc थर्ड ईयर में हो इस समय, ठीक है ना। हाँ तो दोस्तों अगला टर्म क्या बनता है, NC1 मतलब वही 6C1, है ना, 6C1। मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख दूँ, 6C1 का मतलब हो जाएगा 6 इंटू A का मतलब -1, उसकी वजह से यहाँ पर क्या आएगा माइनस, हाँ E की पावर तो मैं लिखना भूल गया, E की पावर में n-1 का मतलब 5, यानी कि आप ये कह सकते हो E की पावर एक एक कम होती जाएगी और -1 की पावर एक एक बढ़ती जाएगी। अगला टर्म बनेगा 6C2। 6C2 का मतलब क्या बना, 6 इंटू 5/2, यानी कि ये हो जाएगा आपके लिए 15, तो प्लस का हो जाएगा 15 e⁻⁴। फिर अगला टर्म बनेगा करके 6C3। 6C3 का मतलब बनेगा 6 इंटू 5 इंटू 4/123, यानी कि ये हो जाएगा 20, तो ये बनेगा करके 20e³ प्लस आ जाओ 6C1 6C2 6C3 6C4। 6C4 की वैल्यू वही होगी जो 6C2 की वैल्यू थी, यानी कि 15e²। फिर 6C5 यानी कि 6C1 के इक्वल, यानी कि 6, यानी कि ये हो जाएगा e, और फिर लास्ट में e की पावर 0 हो जाएगा और 6C6 का मतलब 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 1 आ जाएगा ऐसे। और बाहर क्या था बताएंगे, fx इक्वल टू में क्या था 0, ठीक है ना। चलिए fx को अंदर लाओगे, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, है ना, यहाँ। जब fx को e की पावर 6 के साथ लाओगे तो इसका मतलब fx पर आप शिफ्ट ऑपरेटर को अप्लाई करोगे 6 टाइम। क्या करेगा ये करेगा ये कि इस फंक्शन को 6 पॉइंट आगे शिफ्ट कर देगा। तो मैं लिखूँ या डायरेक्ट कर दूँ, तो चलिए इसको मैंने इरेज कर दिया, चलिए कोई बात नहीं। तो हम लोगों ने कहा डायरेक्ट कर दिया, तो fx को जब आप लोग यहाँ पर लाओगे तो e को जब हम लोग 6 टाइम अप्लाई करेंगे fx पर, तो ये फंक्शन को 6 पॉइंट आगे शिफ्ट कर देगा, यानी कि फंक्शन ऑफ x प्लस 6 माइनस 6 e की पावर 5 का मतलब शिफ्ट ऑपरेटर को 5 टाइम्स अप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा फंक्शन ऑफ x प्लस 5 प्लस का 15, यहाँ पर आएगा फंक्शन ऑफ x प्लस 4 माइनस 20, और साथ में हो जाएगा e³ का मतलब फंक्शन ऑफ x प्लस 3 प्लस 15, e² का मतलब हो जाएगा फंक्शन ऑफ x प्लस 2 और माइनस 6, e को एक बार अप्लाई किया है फंक्शन ऑफ x प्लस 1 और प्लस 1 के साथ लाओगे तो fx और इक्वल टू में 0। चलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 कहा, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब करना क्या होता है, हमको x पर fx की वैल्यूज दी गई थी। x की पहली वैल्यू क्या थी 1, अगर x की फर्स्ट वैल्यू 1 थी तो सबसे पहले आप हमेशा पुट करोगे x इक्वल टू 1 और फिर एक बार पुट करोगे उसकी नेक्स्ट वैल्यू यानी कि 2। आइए x इक्वल टू 1 जब पुट करेंगे, देखना जरा x की जगह पर 1 रखा तो ये बन जाएगा फंक्शन ऑफ 7, x की जगह पर 1 रखोगे तो ये बनेगा फंक्शन ऑफ 6 प्लस का 15, ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ 5, फिर माइनस का 20, x की जगह पर 1 रखोगे तो फंक्शन ऑफ 4 प्लस 15, x की जगह पर 1 पुट कर रहे हो फंक्शन ऑफ 3 माइनस 6 फंक्शन ऑफ 2 और प्लस फंक्शन ऑफ 1 और इक्वल टू 0। चलिए फंक्शन ऑफ 7 की वैल्यू कितनी थी, 343 थी ना, तो फंक्शन ऑफ 7 की वैल्यू है 343 माइनस 6, फंक्शन ऑफ 6 की वैल्यू है 216, है ना, क्यूब है सबके, प्लस 15 इंटू फंक्शन ऑफ 5, तो फंक्शन ऑफ 5 का मतलब है 125 माइनस 20 और ये फंक्शन ऑफ 4, तो फंक्शन ऑफ 4 का मतलब था आपके पास 64 दोस्तों, प्लस का 15 इंटू फंक्शन ऑफ 3, तो फंक्शन ऑफ 3 की वैल्यू है, अच्छा फंक्शन ऑफ 3 तो पता करना था है ना, फंक्शन ऑफ 3 और फंक्शन ऑफ 5, फंक्शन ऑफ 5 पता करना था, मैंने क्यूब के हिसाब से उसको लिख दिया। ये मतलब फंक्शन ऑफ 5 तो हमको पता करना था और फंक्शन ऑफ 5 की वैल्यू हम लोगों ने p एज्यूम की हुई थी। फिर फंक्शन ऑफ 3, तो फंक्शन ऑफ 3 की वैल्यू है a, ठीक है ना,
और आगे आ जाइए -6। फंक्शन ऑफ 2 का मतलब हो जाएगा 8 और फंक्शन ऑफ 1 का मतलब 1 और इक्वल टू में 0, इक्वल टू में 0। अब यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कौन करेगा? आप लोग करेंगे। मैं क्या करूँगा? आप लोग जानते हो मैं कई बार कैलकुलेशन में थोड़ा सा समय बचाने के लिए कॉपी मेथड का यूज कर लेता हूँ। तो आइए मैं यहाँ पर कॉपी मेथड का यूज कर रहा हूँ। ये आपकी बुक से एक क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने यहाँ पर पर्ची रखी हुई ताकि कैलकुलेशन हम लोग थोड़ा सा अपना समय यहाँ पर बचा लें। हाँ, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन जो बन रही है आकर के, तो ये बनेगा आकर के a प्लस बी और इक्वल टू में आ जाएगा, पूरा कैलकुलेशन के बाद में बता रहा हूँ 152। इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा और ये मिसमैच हो तो मुझे आप लोग जरूर बताएं, ठीक है ना। चलिए इसको रोमन में बोल दिया हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, बाई चांस कुछ रॉन्ग भी हो सकता है, बुक में भी है ना, तो थोड़ा एक बार देख लीजिएगा। इसको कैलकुलेट करने पर ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। चलो अगेन क्या कहोगे? अब आप लोगों ने x इक्वल टू 2 पुट किया कहां पर? अपनी इक्वेशन नंबर 1 में। आइए हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में इस बार x इक्वल टू 2 पुट करें। तो जब आप लोग x इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये बनेगा आपके लिए फंक्शन ऑफ 8 माइनस 6, यहाँ पर हो जाएगा फंक्शन ऑफ 7 प्लस 15, x के ऊपर 2 पुट करेंगे फंक्शन ऑफ 6 माइनस 20 फंक्शन ऑफ 5 प्लस 15 फंक्शन ऑफ 4 माइनस 6 फंक्शन ऑफ 3, है ना, और प्लस फंक्शन ऑफ 2 इक्वल टू 0। आइए दोस्तों हम लोग इनकी वैल्यूज पुट करें। तो फंक्शन ऑफ 8 की वैल्यू बताइए कितनी थी? 512 माइनस 6। फंक्शन ऑफ 7 की वैल्यू है 343। 15 फंक्शन ऑफ 6 की वैल्यू है, फंक्शन ऑफ 6 की वैल्यू थी 216, है ना, सबके क्यूब है, ठीक है। आइए फंक्शन ऑफ 6, चलिए, और अब इसके बाद फंक्शन ऑफ 5। तो फंक्शन ऑफ 5 दोस्तों, फंक्शन ऑफ 5 की वैल्यू हमारे लिए कितनी है? b, ये हम लोगों को फाइंड आउट करनी है, प्लस 15, और फिर ये था फंक्शन ऑफ 4। तो फंक्शन ऑफ 4 की वैल्यू है 64 माइनस 6 इंटू फंक्शन ऑफ 3। फंक्शन ऑफ 3 आप लोगों ने ए लेट किया हुआ था, प्लस फंक्शन ऑफ 2 का मतलब है 8 और इक्वल टू में 0, ठीक है दोस्तों। अब फिर वही मैं कॉपी मेथड का यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो कैलकुलेशन के बाद हमारी जो सेकंड इक्वेशन यहाँ पर निकल करके आ रही है वो है 3a प्लस 10b और इक्वल टू में है 1331, ठीक है ना। कैलकुलेशन एक बार आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा। इसको हम लोग रोमन में कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। हाँ, तो दोस्तों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ। इस बार हम लोगों ने टेबल ना बना करके किस तरह से किया, ध्यान से इसको घर में समझिएगा, एक दो बार अच्छी तरह से क्वेश्चन को लगाइएगा। अब आप लोग इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व करने पर आपको a की वैल्यू मिल जाएगी 27 और आपको यहाँ पर b की वैल्यू मिल जाएगी 125। ये हम लोगों का जवाब है, ये हमारा आंसर है। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन फिर यहाँ पर आ रहा है। अगर आप लोग अपनी रीजनिंग के हिसाब से करते तो भी तो आप लोगों को आंसर यही आ रहा था। तो कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि रीजनिंग के हिसाब से करने पर और इसमें करने में कब आंसर अलग अलग आएगा, कब आंसर सेम आएगा। तो आइए एक आपको जवाब दे रहा हूँ, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, जो पॉलिनोमियल आप लोगों ने एज्यूम की थी, आपने कितनी एज्यूम की थी? 5 डिग्री की। और जो फंक्शन दिया गया है,
अगर दिए हुए फंक्शन की जो पावर है वो आपकी एज्यूम की हुई पावर से इक्वल है या कम है और कहीं पर भी कोई गड़बड़ी नहीं, जैसे सबके क्यूब लिखे हुए एक भी पॉइंट इधर उधर नहीं है, तो आपका हमेशा आंसर रीजनिंग वाले आंसर से मैच करेगा। लेकिन अब दूसरी बात सुनिए, आप लोगों ने जो पावर एज्यूम की हुई है अपनी इस किताब के हिसाब से, लेकिन अगर आप लोगों की एक्चुअल पावर उससे ज़्यादा है या फिर वहाँ पर कहीं पर कुछ मिस्टेक्स है। मिस्टेक का मतलब होता है जैसे कि अब आपका क्यूब का मतलब 64 है लेकिन थोड़ा सा अंतर कर दिया 63 कर दिया वहाँ पर क्वेश्चन में ना, तो फिर वहाँ पर कभी भी आपका आंसर इस तरीके से मैच नहीं कर पाए। तो आंसर कब मैच करेगा? रीजनिंग वाला। मेरी बात समझ गए आप लोग? जब एक्चुअल पावर आपने जो पावर एज्यूम की हुई है उसके इक्वल या उससे कम है और कोई भी एरर नहीं है, कोई भी मिस्टेक नहीं है, तब वहाँ पर आंसर रीजनिंग वाला और आपका आंसर मैच करेगा। अदरवाइज वहाँ पर आंसर मैच नहीं करेगा। लेकिन इस किताब के हिसाब से जो आंसर आएगा आप उसी को सही मानोगे। अपनी रीजनिंग वाला आंसर यहाँ पर आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये था एसजीपी में क्वेश्चन नंबर 4। आइए अब आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये भी छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है अ सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल पासेस थ्रू द पॉइंट दिस फाइंड द पॉलिनोमियल। देखिए पॉइंट्स आपको क्या दिए हुए हैं, 0,1, फिर नेक्स्ट पॉइंट है 1,3, फिर नेक्स्ट पॉइंट है 2,7 और फिर नेक्स्ट पॉइंट है 3,13। दोस्तों हमसे क्या कर रहा है, एक फंक्शन है जो इन पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। कोई एक कर्व है जो इन पॉइंट से पास होता है। आप ये समझ लीजिए कि आपको उस कर्व की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ये x होता है, ये y होता है ना, ये x और y। इन्होंने सेकेंड डिग्री लिख दिया हुआ है। अगर इन्होंने सेकेंड डिग्री लिख दिया हुआ है तो आप क्वेश्चन यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। लेट द फंक्शन इज ax² प्लस bx प्लस c। लेकिन अगर ये सेकेंड डिग्री शब्द नहीं लिखा होता, केवल इतना लिखा होता अ कर्व इज पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट कर्व, तब कैसे करेंगे? तो यहाँ पर सेकेंड डिग्री की पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, नहीं लिखा होता तो क्या करते, उस हिसाब से मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ। दोस्तों आपने यहाँ पर x लिखा, यहाँ पर fx, x की वैल्यूज ये ना, क्या है 0, 1, 2, 3। fx की वैल्यूज हैं 1, 3, 7 और 13। हमें यहाँ पर फंक्शन निकालना है। उस फंक्शन का फॉर्म क्या है ना, यानी कि कर्व की इक्वेशन निकालनी है। दोस्तों फंक्शन को निकालने का मेथड आप देखोगे तो चैप्टर वाइज चेंज होता जाएगा। फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, अलग मेथड है, सेकेंड चैप्टर में अलग मेथड आ जाएगा। तो कहने का मतलब अलग अलग चैप्टर में आपके ये अलग अलग मेथड होते जाएंगे। फिलहाल मेथड नंबर 1 फर्स्ट चैप्टर के हिसाब से बता दूं। आइए फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाओ। डेल्टा fx क्या बनेगा, 3 - 1 2 4 6। दोस्तों डेल्टा स्क्वायर fx, एक बार सारे वीडियोज आप लोग फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। 2 आगे जाने की जरूरत नहीं है, जाओगे भी तो 0 हो जाएगा। अब यहीं पर कॉन्सेप्ट देखना, ये देखिए सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस तक गए और यहाँ पर वैल्यू हो गई कांस्टेंट। कांस्टेंट हो जाने का मतलब हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द डिफरेंस कैलकुलस। मतलब ये हुआ, अगर यहाँ पर सेकेंड फॉरवर्ड कांस्टेंट है, अगर सेकेंड फॉरवर्ड कांस्टेंट है तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द डिफरेंस कैलकुलस के हिसाब से हमारा जो फंक्शन होगा वो होगा 2 डिग्री की पॉलिनोमियल। अब ये बात हालांकि इन्होंने इस क्वेश्चन में दी हुई थी कि फाइंड द पॉलिनोमियल ऑफ द डिग्री 2, नहीं भी दिया होता तो उसका जवाब यहाँ से निकल रहा था। मैं इसको लिखे भी दे रहा हूँ, क्या कहूँगा, सिंस द सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस इज कांस्टेंट, since the second forward difference is constant, so
according to fundamental theorem, according to fundamental theorem of difference calculus, the function, सुनो दिख रहा है यहां तक, the function is a polynomial of the degree 2. ठीक है ना। अगर सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस यहाँ पर कांस्टेंट हो गया है तो आप लोग क्या कहोगे? आप लोग कहोगे कि आपका जो फंक्शन है वो यहाँ पर 2 डिग्री की एक पॉलिनोमियल है। और अगर हमारा फंक्शन 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है तो हम लोग अपने फंक्शन को क्या एज्यूम करेंगे? तो आप लोग कहोगे सो we assume the function, आप यहाँ पर फंक्शन को एज्यूम कर लो ऐसे ax² प्लस bx प्लस c, या फिर a प्लस bx प्लस c x², ये आपने एज्यूम किया। अब यहाँ पर 3 अननोन्स हैं a b और c। आइए 3 इक्वेशन बनाए, उसके लिए x की जगह पर पुट करो एक बार 0, एक बार 1 और एक बार 2। तो आइए हमने पुट किया x इक्वल टू 0। जब यहाँ पर 0 रखा तो ये कहलाया फंक्शन ऑफ 0। बताओ 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है? तो 0 पर फंक्शन की वैल्यू है 1। राइट हैंड साइड में x की जगह पर 0 रखा तो राइट हैंड साइड में c मिला। तो इस तरह से आपको c की वैल्यू मिल गई। फिर आप लोगों ने पुट किया x इक्वल टू 1। बच्चों x की जगह पर 1 रखोगे, फंक्शन ऑफ 1। बताओ 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है? 3। जब आप x की जगह पर 1 पुट करेंगे, रखो x की जगह पर 1, तो आया a प्लस बी प्लस सी, और c की वैल्यू क्या थी? 1। c की जगह पर 1 रख दो, इस साइड ले आओ, आप देखोगे a प्लस बी इक्वल टू 2। चलो इक्वेशन नंबर 2 कह दी हम लोगों ने रोमन में। फिर आप लोगों ने पुट किया x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2, फंक्शन ऑफ 2 की वैल्यू क्या है बताएंगे? 7 है। इधर x की जगह पर 2 रखो, 2 रखा ना, क्या बना होता है ये? 4a प्लस 2b प्लस c। c की वैल्यू आपको पता है 1, c की जगह पर 1 रखा, इधर शिफ्ट किया 6, इधर है 4a प्लस 2b। चलो 2 से डिवाइड कर लो, 2a प्लस b। दोस्तों ये रोमन में इक्वेशन नंबर 3 है। तो इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 इसमें a b c की वैल्यूज आ जाती है। देखो c तो पहले आ चुका था 1 है ना, इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लो, इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, b कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू भी 1 आ गई। फिर a की वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो b की वैल्यू भी आ जाएगी, ये भी बाई चांस 1 आ गई। तीनों वैल्यूज यहाँ पर बाई चांस 1 आ गई। a भी 1 आ गया, b भी 1 आ गया, c भी 1 आ गया। मेरे ख्याल से आपको बात क्लियर हो गई होगी। बस अब आप लोग ए बी सी की वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो इस तरह से आप लोगों ने सेकेंड डिग्री की अपनी पॉलिनोमियल पता कर ली, x² प्लस x प्लस 1। दोस्तों यही आप लोगों का आंसर हो गया। तो ये था हमारा SGP 2। 5 क्वेश्चन हमने रखे थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे थे। तो बहुत ध्यान से इन क्वेश्चन को आप लोग करोगे, अपनी फेयर कॉपी में भी इनको जरूर कर लें और समय समय पर इनका रिवीजन करते रहें। जल्दी का मतलब कल ही मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करने का प्रयास करूंगा। दोस्तों इस समय अब 1 बजने में बस 7-8 मिनट बचे हुए हैं, तो आज के ये लेक्चर मैं यहाँ पर कंप्लीट कर रहा हूँ और इसको भी अपलोडिंग पर लगा दूंगा। सुबह आप लोग इस वीडियो को देख पाओगे और नेक्स्ट वीडियो भी मैं प्रयास करूंगा कल ही आपको देने का, ये मेरा प्रयास रहेगा। चिराग इसको ऑफ कर दीजिए। थैंक यू।